प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं पर बात करेंगे और उनकी कविताओं में निहित कला, प्रेम और सौंदर्य पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी के जटिल कवि के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि उन्हें जटिल कवि क्यों कहा गया और यह किसने कहा, किन कारणों से कहा। दरअसल शमशेर बहादुर सिंह अपने कवि कर्म में अपनी रचनाओं को किसी भी फॉर्म, शैली या वाद परंपरा में सीमित करके नहीं रखते हैं और आलोचक जब उनकी कविताओं की आलोचना करता है, उसके पास कुछ निश्चित या निर्धारित प्रतिमान होते हैं, आलोचना के टूल्स होते हैं और उन टूल्स के सहारे वह शमशेर की कविताओं को प्रस्तुत करने की, उसमें निहित विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। फलस्वरूप शमशेर की कविताएं उन प्रतिमानों में अटती नहीं, समाती नहीं, वहां तक सीमित नहीं रहती और आलोचक उसे जटिल कवि कह देता है। स्वयं शमशेर ने इस बारे में कहा है कि मेरे कवि ने कभी किसी फॉर्म, शैली या विषय का सीमा बंधन स्वीकार नहीं किया। फैशन किन विषयों पर लिखने का है या चल रहा है, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। तो शमशेर की कविताएं, उसमें आप छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यहां तक कि समकालीन कविता के बहुत सारे बिंदु पा जाएंगे। उन्हें आप देख सकते हैं कविताओं के मार्फत से। एक बड़ा वैविध्य संसार है उनके कवि कर्म में। उन्होंने गीत लिखे, मुक्तक लिखे, गजलें लिखी, शानेट लिखे और तमाम तरह की शैलियां, जैसे कविताओं के माध्यम से कविताओं में ही उन्होंने तमाम तरह के संयोजक चिन्ह, वियोजक चिन्ह, कोलन, कोमा आदि का जिस रूप में धड़ल्ले के साथ प्रयोग किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कविताओं को अगर आप एक निश्चित फॉर्म में, एक निश्चित विषय वस्तु के केंद्र में लेकर देखेंगे तो आपको निराशा होगी, क्योंकि उनकी कविताएं किसी फॉर्म या किसी शैली में बंधी हुई नहीं रहती हैं। विद्यार्थियों, शमशेर
की कविता शुरू होती है दूसरा सप्तक से, यानी तार सप्तक के बाद दूसरा सप्तक, और उस दूसरे सप्तक के वो एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, हालांकि उन्होंने दोआब जैसे गद्य संकलन गद्य भी लिखे, लेकिन हम यहाँ अपनी चर्चा उनकी कविताओं पर केंद्रित करना चाहेंगे। तो मसलन उनके कविता संग्रहों के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुम तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, उदिता टूटी हुई बिखरी हुई। इस तरह की तमाम काव्य कृतियां कवि शमशेर की हैं। और इन काव्य कृतियों से अगर आप गुजरते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें कला, प्रेम और सौंदर्य के भाव कितने सघन रूप में अपनी पूरी काव्यात्मकता के साथ प्रकट होते हैं, और शमशेर की कविता के मर्म को आप समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शमशेर ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कला को लेकर कुछ चिंतन मनन किया है। और उनकी दृष्टि में कला क्या है, कला का संघर्ष किस तरह से मनुष्य के संघर्ष से भिन्न नहीं है, और उस कला के संबंध में उनकी मूर्त कला क्या है, अमूर्त कला क्या है, इस तरह के तत्व जो हैं, इस तरह के विषय जो हैं, इन विषयों पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। शमशेर के लिए कलाकार अपने विषय के अंदर किन तत्वों, किन विशेषताओं को दिखाना चाहता है और वह उन्हें कहां तक दिखाने में सफल होता है, यह महत्वपूर्ण है। और जो कलाकृति का मूल्य होता है, वह मूल्य इस विषय पर निर्भर करता है कि वह किसी अनुभूति को कितनी सफलता के साथ, कितनी सार्थकता के साथ अभिव्यक्त करने में कामयाब होता है। इसलिए उनकी दृष्टि में किसी भी शैली विशेष को किसी दूसरी शैली विशेष के मुकाबले तरजीह देना नहीं है। कला या कविता का दायित्व क्या होता है, उसके कार्यक्षेत्र को लेकर तमाम तरह के वाद विवाद हमारे सामने आते हैं। यूरोप में भी यही विवाद सामने था। आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर लाइफ सेक, कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। तो इस प्रश्न को लेकर शमशेर की दृष्टि क्या है, शमशेर क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनता के प्रति जो दायित्व है उसे कवि को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जनता के प्रति दायित्व को निभाने के लिए
कठोरता से कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। अर्थात एक संतुलन, यह वो स्वीकार करते हैं कि कला जो है वो जनता के लिए है, कला अंततोगत्वा जो है वह जनता के प्रति है, लेकिन ऐसा न हो कि उसके लिए इस तरह के कठोरता के साथ नियम बनाए जाएं। कला का जो सामाजिक दायित्व है, उसके निर्वाह का जब मसला आता है, इस मसले से वे काफी परेशान रहे थे। इसके पीछे एक और भी कारण है। कारण यह है कि तत्कालीन समय और समाज में जिस प्रकार से नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, दिनकर आदि ने उनकी कविताओं को जिस प्रकार से उपयोगी माना गया था, शमशेर की कविताओं को उस ढंग से उपयोगी नहीं पाया गया था। यह जो परिवर्तन है, इससे वो काफी हो सकता है कि व्यथित हों, लेकिन कला शमशेर के लिए मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा संघर्ष है, और उनके दृष्टिकोण में कला का संघर्ष समाज के संघर्ष से कभी अलग नहीं होता। उनकी एक बहुप्रसिद्ध कविता है कला, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कला सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है मनुष्य की आत्मा का। प्रेम का कंवल कितना विशाल हो जाता है, आकाश जितना, और केवल उसी के दूसरे अर्थ सौंदर्य से हो जाते हैं मनुष्य की आत्मा में। हम जो कला और सौंदर्य की बात कर रहे हैं, इन चंद पंक्तियों के माध्यम से उस कला और सौंदर्य के बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां कला में खिलने वाला जो कमल है, वह अपना अपरिमित विस्तार लेता है, और उसकी व्यापकता जो हमारे सामने दिखाई पड़ती है, या जो अदृश्य है, वह उसका सौंदर्य है। शमशेर जी ने इसलिए कला और सौंदर्य को कभी अलग अलग करके नहीं देखा है। विद्यार्थियों, शमशेर को हिंदी के बहुत बड़े कवि मुक्तिबोध ने कहा था कि शमशेर प्रणय भावना के एक विशिष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं, और इस प्रणय जीवन के, प्रणय भावना के जितने विविध चित्र, कोमल चित्र शमशेर ने प्रस्तुत किया है, हिंदी के कम ही कवियों ने इस तरह का प्रयोग किया है। नई कविता के महत्वपूर्ण आलोचक और महत्वपूर्ण कवि, अब आप देखिए कि वे अर्थात विजय देव नारायण शाही, उनकी स्थापना है कि शमशेर सौंदर्य के कवि हैं, और वो कहते हैं कि शमशेर की कविताएं यदि शीर्षक विहीन छपें, या उन सब का एक ही शीर्षक हो,
सौंदर्य, शुद्ध सौंदर्य, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात सौंदर्य और सौंदर्य बोध कवि की कविताओं का, जिसे कह सकते हैं, जीव द्रव्य है। और इसलिए इनकी कविताओं में कला, प्रेम और सौंदर्य बिल्कुल अन्योन्याश्रित हैं। सौंदर्य जो है, यह चेतना का सबसे उज्जवल वरदान है। कला या कविता सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है। कवि सौंदर्य का प्रेमी है। उन्हें अपने चारों ओर जो सामान्य वस्तुएं हैं, उनमें भी सौंदर्य की प्रतीति होती है। यह अलग बात है कि शमशेर को तत्कालीन समाज में कलावादी, रूपवादी, कवितावादी, सौंदर्यवादी, इस तरह के तमाम विशेषणों से आलोचकों ने अभिहित किया। लेकिन मेरी दृष्टि में शमशेर न तो कलावादी थे, न रूपवादी थे, न कवितावादी थे, बल्कि वे सौंदर्य के पुजारी थे। और उनकी कविताओं में सौंदर्य चेतना कूट कूट कर भरी हुई है। वे इसी सौंदर्य चेतना को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, अपनी कला चेतना को जगाना और उसकी मदद से जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को अपनी कला में सजीव रूप देते जाना, इसी को मैं साधना समझता हूं। और इसी में कलाकार का संघर्ष छिपा हुआ देखता हूं। विद्यार्थियों, एक भ्रांत धारणा जैसी फैली हुई है कि सामाजिक यथार्थ का मतलब असुंदर का चित्रण। लेकिन सामाजिक यथार्थ का आशय असुंदर का चित्रण नहीं होता। शमशेर की दृष्टि में जिस समाज में सौंदर्य, प्रतीत और सामाजिक दृष्टि में परस्पर विरोध माना जाता है, वह समाज खूब है और वह विचारक भी खूब है। अर्थात एक भ्रांत धारणा को सामाजिक दृष्टि को अपनाने वाला, प्रगतिशील दृष्टि को अपनाने वाला, प्रगतिशील धारा का कवि सौंदर्य को बिल्कुल अछूता नहीं समझता, बल्कि सौंदर्य पर भी उसकी काव्य रचना उत्कर्ष पर पहुंच सकती है। सौंदर्य को आधार बनाकर वह सौंदर्य को भी उतने ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। क्योंकि कोई भी बड़ा रचनाकार अंततः जनता की सेवा करता है, और ऐसा स्वयं शमशेर का मानना है। शमशेर के लिए सौंदर्य एक यथार्थ है, और यथार्थ वह सब कुछ है जो मनुष्य के जीवन में घटित होता है। स्वप्न, संघर्ष, आंदोलन, क्रांति,
ये सभी यथार्थ हैं और इसलिए इन विषयों पर भी या इस तरह के अन्य विषयों पर भी कोई रचना प्रस्तुत होती है तो उसे आप सौंदर्य से अलग कैसे कर सकते हैं? यह सौंदर्य शाश्वत मानव मूल्य के समान है। सौंदर्य एक दृष्टि है। कवि के साथ साथ वह पाठक के हृदय को भी विस्तार देता है। यहां कवि की संवेदनशीलता और जीवंतता के दर्शन होते हैं जब वो कहते हैं कि सुंदरता का अवतार हमारे सामने पलछिन होता रहता है। यह है सौंदर्य चेतना कवि शमशेर की। वो हर चीज में उसके बाह्य सौंदर्य नहीं, उससे भी महत्वपूर्ण उसके अंत सौंदर्य को कवि की दृष्टि देख पाती है और उनके कवि कर्म में प्रेम और सौंदर्य का सागर उमड़ता हुआ प्रतीत होता है। यहां प्रेम का गहरा रंग है और उस प्रेम के गहरे रंग में सौंदर्य कण कण में व्याप्त है। मसलन सुबह कविता की कुछ पंक्तियां आप देख सकते हैं जिनमें कि सामान्य मनुष्य की दृष्टि में जो दिखाई नहीं पड़ता, कभी वहां भी सौंदर्य की तलाश कर लेता है, वहां भी कभी सौंदर्य को खोज लेता है। कुछ पंक्तियां सुबह कविता की, जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था वो पत्थर सजग सा होकर पसरने लगा आप से आप। जाहिर सी बात है कि कवि दृष्टि पत्थर में भी, सिकुड़े हुए पत्थर में भी सौंदर्य की खोज कर लेता है। अब हम विद्यार्थियों शमशेर के काव्य में जो प्रेम की अवधारणा है, जो प्रेम का तत्व है, उस पर छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे। शमशेर ने प्रेम का लौकिक और मानवीय संदर्भ प्रस्तुत किया है। उनका प्रेम सूफियाना प्रेम के पक्षधर हैं। बिना किसी प्रतिदान की कामना है शमशेर का प्रेम। शमशेर प्रेम में पूर्ण समर्पण के हिमायती हैं। देहभोग और काम वासना से ऊपर उठा हुआ उनका प्रेम, जो मनुष्य को उदात्तता प्रदान करता है। इसलिए प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित किया जा सकता है। और शमशेर कहते हैं, कविता की चंद पंक्तियां, अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती तो मैं दूसरा जन्म बार बार हर घंटे लेते जाता, पर मैं तो जैसे इसी शरीर से अमर हूं तुम्हारी बरकत। बताया गया कि शमशेर के लिए प्रेम एक उदात्त भाव है और शमशेर की प्रेम संबंधी अवधारणा निजी संदर्भों से कहीं अधिक व्यापक होते हुए वह समष्टि के संदर्भों तक मिल जाता है। और वो कहते हैं कि
प्रियतमा का प्रत्येक रूप, उसका हंसना बोलना, यहां तक कि उसका रूठना, उसका नाराज होना, यहां तक कि उसका निष्ठुर होना, कवि इन तमाम क्रियाओं में सौंदर्य की, प्रेम के सौंदर्य की, प्रेम की महानता को वह खोज लेता है, अन्वेषित कर लेता है। कवि के शब्दों में, तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता गया, और जब लपेट न खुले तुमने मुझे जला दिया। मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे और वह मुझे अच्छा लगता रहा। यह है प्रेम जिसकी अभिव्यक्ति अक्सर गूंगा हो जाती है, और इस गूंगेपन में भी एक नया अर्थ, एक नया संदर्भ और एक नई अर्थवत्ता हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। इसलिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि शमशेर वर्जना मुक्त प्रेम के कवि हैं। सौंदर्य और प्रेम शमशेर के लिए संपूर्ण जीवन है, जहां वे अपने को पूरी तरह से समर्पित करते और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं से मिलते हैं जीवन के सारे तत्व। उन्होंने लिखा है कि तूने मुझे दूरियों से बढ़कर एक अहरनीस गोद बनाकर लपेट लिया है। और यहां हम देखते हैं कि जीवन के सारे रस राग, जो भी प्रयोजन है, कवि ने इस प्रेम चेतना में उसे प्रस्तुत किया है। और उन्होंने अपने प्रेम दर्शन के लिए, उनके प्रेम दर्शन की परिचायक कुछ पंक्तियां टूटी हुई, बिखरी हुई कविता संग्रह में जो प्रस्तुत है, उन्हें आप देख सकते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि उनका प्रेम दर्शन क्या है। हां, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनमें वे फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से टकराती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे तुमसे मैं करता था। क्या समझे? जैसे मैं तुझसे करता हूं। अर्थात सौंदर्य वर्णन, सौंदर्य चित्रण में कवि ने कहीं भी प्राकृतिक दृश्यों को, छवियों को और नारी सौंदर्य को अंकित करने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरती है। रात, धूप, संध्या, वर्षा, चांदनी, सुबह, इस तरह तमाम विषयों पर आधारित
जो उनकी कविताएं हैं उसमें हम एक साथ उनकी कला, उनके प्रेम और उनके सौंदर्य को अन्वेषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। सौंदर्य और प्रणय अर्थात प्रेम जीवन के प्रसंगों को किस प्रकार से कवि प्रस्तुत करता है, तमाम उनके कवि कर्म से गुजरते हुए हम इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। और शमशेर की अनुभूति में उनकी निजी संवेदना और उनका विचारक, उनका कलाकार, उनका सौंदर्यान्वेषक यानी सौंदर्य के खोज करने वाला, ये तमाम तत्व घुले मिले हैं। क्योंकि शमशेर की कविता का जो रेंज है वो बहुत बड़ा व्यापक है और आलोचक उस बड़े रेंज की कविता को न समझ पाने के कारण उन्हें अक्सर एक जटिल कवि के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शमशेर ने अपनी अभिव्यक्ति में जिस तरह से ईमानदारी दिखाई है और जिस सहजता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है और पूरे जो उनकी अंतर्दृष्टि के साथ सौंदर्य, कला और प्रेम का चित्रण किया है, वैसे बहुत कम कवि हमारे सामने मिलते हैं। अंत में एक उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जिनमें कि कला है, सौंदर्य है और प्रेम भी है, उसे हम देख पाते हैं। इन तीनों तत्वों से समन्वित उनकी एक कविता मॉडल और आर्टिस्ट। मॉडल चुनौती देता है आर्टिस्ट को यानी कवि को और आर्टिस्ट उस चुनौती को स्वीकार करता है। अपनी कला को अमर बनाने के लिए मॉडल के जीवंत चे गतिमान सौंदर्य को चित्रित करने के लिए मॉडल की देह सत्ता का अतिक्रमित करते हुए कलाकार सौंदर्य की जो प्रतिमूर्ति स्थापित करता है, वह आर्टिस्ट किस प्रकार से तल्लीन होकर, डूबकर उसकी प्रतिमूर्ति बनाता है या कलाकृति बनाता है, उसमें हम देख पाते हैं। और कहता है कविता की चंद पंक्तियां, यह हो तुम शब्द नहीं, न रूप आकार, न चाप, न अर्थ, वह सत्ता होने को हो मेरे अंदर, वही तुम समझी। यह है शमशेर की सौंदर्य दृष्टि, जिसमें दृश्यमान का उतना महत्व नहीं रहता जितना कि कवि ने अपनी अंतर्दृष्टि से प्रस्तुत किया है। और इनकी कविताओं से गुजरकर एक भ्रम टूटता है कि प्रगतिशील कवि कोमल भावनाओं और प्रेम को भी उतनी शिद्दत के साथ प्रस्तुत कर सकता है जितना कि कोई रूपवादी, कलावादी या सौंदर्यवादी कवि। इसलिए शमशेर अपने समय के ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी काव्य जगत के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।